हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और मैं आपके लिए पंचायती राज से संबंधित पूरी सीरीज़ लेके आने वाली हूं। इसमें हम लोग पूरे पंचायती राज को कंप्लीट करेंगे जो कि हरिराम पटेल बुक से होगा। हरिराम पटेल बुक का हम लोग A to Z पूरा देखने वाले हैं और ये 9th एडिशन होगा। ठीक है, 9th एडिशन जो हरिराम पटेल का बुक का है, जो अभी लेटेस्ट है, उसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। पहले मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाली हूँ और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम 15 से 20 दिन में पूरे बुक को कंप्लीट कर डालेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, देखिए अब हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं, तो चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। चैप्टर 1 फिर उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव। तो जो चैप्टर 1 है ना, तो उसमें ऐसा है कि उसमें पूरा सब चीज़ का निचोड़ दिया है, तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से उसके साथ मुझे कोऑपरेट करके आपको आगे चलना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और ये बुक का खासियत यही है कि पहले थोड़ा सा हार्ड देता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ईजी करते जाता है। ठीक है, तो आपको पूरे अच्छे से जुड़े रहना है और हम लोग एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, पंचायती राज से संबंधित अन्य सामान्य जानकारी है। जो सामान्य जानकारी जो सबको पता होना चाहिए वो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण दो तरीके से किया गया है। पहला है पंचायती राज निकाय 73वें संविधान संशोधन 1992। तो इसमें पंचायत से संबंधित है, मतलब गांव से रिलेटेड है पूरा ये। और जो नगरीय निकाय है जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आया, तो ये पूरा शहर में कैसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाएगा और किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो ये उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, अब 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में अब डिफरेंस क्या क्या है और कब कहाँ पे क्या हुआ, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पूछ सकता है ना। तो संविधान संशोधन का क्रम पंचायती राज कौन से नंबर का था, तो 73वें नंबर का था। ठीक है, और नगरीय निकाय कौन से नंबर का था, 74वें नंबर का था संविधान संशोधन। ओके, उसके बाद में लोकसभा में ये कब पारित हुआ पंचायती राज, तो पंचायती राज लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को। और नगरीय निकाय भी 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, क्योंकि दोनों बिल को एक साथ लाया गया था। उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ पंचायती राज 23 दिसंबर 1992 को। और नगरीय निकाय भी पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। 20 अप्रैल 1993 को ये राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया पंचायती राज में। और नगरीय निकाय में भी राष्ट्रपति ने, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब तीनों सेम ही है, दोनों का डेट। लेकिन जो लागू होने का है ना, पंचायती राज जस्ट 4 दिन बाद लागू हो गया, 24 अप्रैल 1993 से। लेकिन जो नगरीय निकाय था वो 1 जून 1993 से लागू हुआ। ठीक है, 1 जून 1993 से, इसको थोड़ा सा ये डिले था, 1 जून 1993 से लागू हुआ। और पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो तभी तो 24 अप्रैल को पूरे देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी अनुसूची क्या थी, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया और नगरीय निकाय को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कार्य हेतु विषय संख्या, मतलब को कितने सब्जेक्ट में पंचायत कार्य करेगा, तो ये ना 29 सब्जेक्ट में पंचायत कार्य करेगा। और इसमें ना नगरीय निकाय 18 विषय में नगरीय निकाय कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। 29 विषय में इनकी शक्तियां हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और इसकी 18 विषय में ये बना सकता है। ठीक है, संविधान का भाग कौन सा है पंचायती राज, तो भाग 9 के अंतर्गत दिया गया है। और जो नगरीय निकाय है वो भाग 9 का में दिया गया है। ठीक है, भाग 9 का में दिया गया है नगरीय निकाय। अनुच्छेद इसमें कौन सा है पंचायती राज में, तो 243A से 243O तक है। ठीक है, A से 243O तक है। और नगरीय निकाय जो कि 243P से 243ZG तक है। ठीक है, 243P से, है ना, 243ZG तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नोट, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, अभी मैं बताई थी। तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिसने साइन किया है, तो शंकर दयाल शर्मा थे, है ना, जो कि 20 अप्रैल को साइन किए हैं, है ना, दोनों में, नगरीय निकाय और पंचायती राज में। तो शंकर दयाल शर्मा जो थे ना, वो उस समय के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज निकाय का नामकरण भारत एवं छत्तीसगढ़ में तो नाम किस किस तरीके से है, तो ना भारत में ना ग्राम स्तर पर, है ना, तो ग्राम पंचायत जो है सबसे निम्न निकाय होता है, तो ग्राम पंचायत नाम है भारत में। और छत्तीसगढ़ में भी ग्राम पंचायत ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन खंड या ब्लॉक स्तर में ना
भारत में पंचायत समिति बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत बोलते हैं। उसके बाद में भारत में जिला परिषद बोलते हैं, जिला स्तर में जो स्तर है उसको, और छत्तीसगढ़ में उसको जिला पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे में तीनों में पंचायत पंचायत लगा हुआ है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब मध्य प्रदेश से क्योंकि हम लोग अलग हुए हैं तो मध्य प्रदेश में सेम ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन भारत में क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत जो कि सेम है, फिर दूसरा वाला जो है पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो इस तरीके से तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 11,664 ग्राम पंचायत है। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक स्तर में 146 ब्लॉक हैं, या जनपद पंचायत 146 है। उसके बाद में जिला पंचायत कितने हैं, 33 हैं, क्योंकि 33 जिले बन चुके हैं छत्तीसगढ़ में, तो 33 जिला पंचायत बन चुके हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत कितने हैं, 33 है, और जनपद पंचायत 146 है, और ग्राम पंचायत 11,664 है। अब जमानत राशि देख लेते हैं, तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की जमानत राशि क्या क्या होगी। तो अनारक्षित का हम देखेंगे तो पंच को देना पड़ता है 50 रुपये। ठीक है, अगर उसको चुनाव लड़ना है और वो अनारक्षित वर्ग का है तो उसको देना पड़ेगा 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद में अगर वो सरपंच है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, सरपंच है तो उसको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जनपद पंचायत का अगर सदस्य है तो उसको जस्ट डबल देना पड़ेगा, 2,000 रुपये देना पड़ेगा। और जिला पंचायत का सदस्य है तो जनपद से 2 गुना देना पड़ेगा, मतलब डबल देना पड़ेगा, तो 4,000 रुपये। ठीक है, तो पंच को 50 रुपये जमा करना पड़ता है, सरपंच को 1,000 रुपये जमा करना है, और जनपद पंचायत को 2,000, जिला पंचायत को उससे भी डबल 4,000 रुपये। ठीक है, तो अब आरक्षित वर्ग क्या होगा, तो आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग में कौन कौन हो सकते हैं, SC ST OBC व महिला वर्ग हो जाती हैं, ये सब आरक्षित वर्ग में आते हैं। तो जस्ट जो आपने पढ़ा है उसका हाफ कर दीजिएगा तो वो जमानत राशि हो जाएगा। जैसे पंच के लिए आरक्षित है, अगर वो SC ST OBC व महिला वर्ग की है तो उसको 25 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो सरपंच पोस्ट के लिए अगर खड़ी है ना, अगर वो आरक्षित वर्ग की है तो उसको जस्ट आधा देना पड़ेगा, 500 रुपये। और अगर वो जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में है, मतलब खड़े होना चाहते हैं, तो उनको जमानत राशि देना पड़ेगा 1,000 रुपये, जस्ट आधा। और जिला पंचायत के लिए उसका आधा, 4,000 का आधा, जस्ट 2,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जमानत राशि होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो जमानत राशि है वो चुनाव कराने से पहले जमा करना पड़ता है, जिससे कि क्या हो कि जितना, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट ना कर सके। मतलब सपोज कि किसी को लगता है कि मेरे को वोट नहीं मिलेगा, मतलब इतना परसेंट, इसमें कुछ परसेंट रहता है कि अगर इतना परसेंट वोट अगर आपको मिलेगा तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी, अगर नहीं मिला तो आपको नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे उम्मीदवार ना हो करके यहाँ पे जमानत राशि जमा करवाई जाती है। जिसको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स हैं और मुझे लोग वोट देंगे, वो पर्सन इस चुनाव में खड़ा हो, बाकी सब ना खड़े हों करके ये ऐसा किया जाता है। अब नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की जमानत राशि अगर देखें तो नगर पंचायत पार्षद का ना जो होता है, नगरीय निकाय का है। ठीक है, तो नगर पंचायत जो पार्षद है ना, उसको अगर वो अनारक्षित वर्ग का है तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर नगर पालिका लेवल है, नगर पालिका थोड़ा पॉपुलेशन ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे 3,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। नगर पालिका परिषद पार्षद को 3,000 रुपये जमा कराना पड़ता है, वो अनारक्षित है तो। और आरक्षित में तो जस्ट इसका आधा ही कर देंगे, तो फिर उसमें सोचने की बात ही नहीं। अनारक्षित वाला याद कर लो और आरक्षित जस्ट उसका आधा कर दो। नगर पालिका निगम पार्षद जो है ना, उनको ना 5,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अगर निगम का है, नगर निगम वही क्षेत्र में आता है और वो पार्षद पोस्ट के लिए खड़ा है तो उसको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। नगर पालिक निगम महापौर है, ठीक है, महापौर, यहाँ पे महापौर आपको पता है कि चुनाव होता है, तो इनको 20,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। अगर महापौर का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी 20,000 रुपये। और नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव अगर हो रहा है तो इसको 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना, 15,000 रुपये जमा करेगा, क्योंकि महापौर का पोस्ट बड़ा होता है तो इसलिए उसको 20,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है। और अध्यक्ष जो है वो इतना बड़ा पोस्ट नहीं है तो उनको 15,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है। अगर नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, ठीक है, नगर पंचायत का अगर वो अध्यक्ष है तो उसको 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना, 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अनारक्षित का जस्ट आधा कर लेंगे। नगर पंचायत का पार्षद है तो 500 रुपये, नगर पालिका परिषद का पार्षद है तो 1,500 रुपये, नगर पालिक निगम का, है ना, नगर पालिक निगम का पार्षद है तो 2,500 रुपये। और नगर पालिक निगम का अगर महापौर है, ठीक है, जैसे भिलाई में जैसे देवेंद्र यादव थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, तो वो अगर महापौर जैसे पोस्ट में खड़े हो रहे हैं तो उनको, अगर वो आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित मतलब SC ST OBC या महिला है, तो
उनको आधा देना पड़ेगा, 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और नगर पालिका परिषद के अगर वो अध्यक्ष हैं तो उनको जस्ट 15,000 का आधा 7,500 रुपये देने पड़ेंगे। और नगर पंचायत का अगर अध्यक्ष है तो उनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, नगर पंचायत के अगर अध्यक्ष पद में वो खड़े हो रहे हैं तो उनको 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। खर्च राशि, पार्षद हेतु ना 3 लाख या अधिक जनसंख्या है, मतलब अगर वो नगर निगम के लिए है, ये नगर निगम कितने नगर निगम है, 14 नगर निगम है। ठीक है, तो अगर वो पार्षद पद हेतु अगर खड़ा होना चाहते हैं तो अगर उसकी जनसंख्या, नगर निगम की जनसंख्या 3 लाख है या 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है, जैसे कि भिलाई का मान सकते हो, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोग चुनाव कराने के लिए एक पार्षद को दिया जाता है 8 लाख रुपए कि आप अपना प्रचार प्रसार करो, पम्पलेट बांटो, या फिर कुछ भी जो भी करना है, चुनाव में जो भी खर्च कराना रहता है वो 8 लाख रुपए दिया जाता है एक पार्षद को। ठीक है, और अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है ना, अगर उस नगर निगम में 3 लाख से कम जनसंख्या है तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चुनावी खर्च के लिए। अगर वो महापौर या फिर अध्यक्ष पद हेतु अगर इलेक्शन होना है ना, तो वो अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 25 लाख मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, चुनाव कराने के लिए। अगर 3 से 5 लाख जनसंख्या है, 3 से 5 लाख के बीच में है तो 20 लाख मिलेगा। ठीक है, और 3 लाख से कम जनसंख्या है ना तो 15 लाख मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25, 20, 15 ऐसे करके किया गया है। तो अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 25 लाख रुपए मिलेगा, और 3 से 5 लाख जनसंख्या है तो क्या मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, और 3 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख मिलेगा। ठीक है, अगर अब नगर पालिका का हम लोग देख लेते हैं। तो नगर पालिका का ना अगर ना पार्षद पद हेतु अगर तो देगा तो नगर पालिका का फिक्स है, यहाँ पे 2 लाख दिया जाएगा। ठीक है, 2 लाख दिया जाएगा नगर पालिका के लिए, क्योंकि नगर निगम का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे नगर निगम होता है ना, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो तभी तो वो नगर निगम बना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन नगर पालिका वो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहता है ना, तो इसलिए वहाँ पे 2 लाख रुपये दिया जाता है। और महापौर अध्यक्ष हेतु अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो 50,000 से अगर अधिक जनसंख्या है ना तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और 50,000 से कम जनसंख्या है ना तो 8 लाख दिया जाएगा। ठीक है, नगर पंचायत में पार्षद पद हेतु 75,000 रुपये दिया जाएगा, और महापौर या फिर अध्यक्ष का इलेक्शन है ना तो उनको 6 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, महापौर और अध्यक्ष का चुनाव है तो 6 लाख रुपए दिया जाएगा, और पार्षद के लिए 75,000 रुपये दिया जाएगा, और नगर पालिका में 2 लाख दिया जाएगा, और 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो 10 लाख दिया जाएगा, और 50,000 से कम जनसंख्या है तो 8 लाख दिया जाएगा। नगर निगम को मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायत में सदस्यों की संख्या एवं चुनाव देखते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम वार्ड क्षेत्र या पद कितना होना चाहिए, है ना। तो पंच का ना जो मतलब संख्या और चुनाव, मतलब पंच जो है ना पद, अगर पंच है तो न्यूनतम एक क्षेत्र में न्यूनतम 10 पंच हो सकते हैं और अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। कितना, अधिकतम 20 हो सकते हैं पंच और न्यूनतम 10 हो सकते हैं। और चुनाव कैसी होती है पंच का, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है पंचों का। और छत्तीसगढ़ में कितने पंच हैं, 1,60,725 पंच है। ठीक है, 1,60,725 पंच है। और सरपंच जो है ना वो ना न्यूनतम, अब एक गांव में तो एक ही सरपंच होगा, है ना, तो एक गांव में एक ही सरपंच होगा और अधिकतम एक ही होगा, 2 सरपंच तो हो ही नहीं सकते। इसका भी इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लोग जनता उनको चुनते हैं। और कितने सरपंच है, 11,664 सरपंच है। इसका मतलब 11,664 गाँव है, तभी तो 11,664 सरपंच है। उप सरपंच भी एक ही होता है एक गांव में, है ना। तो इसका भी इलेक्शन जो है वो लोग नहीं चुनते, वो पंचों के बीच से एक उप सरपंच चुना जाता है। तो इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है ना। उप सरपंच का जितने सरपंच होंगे उतने उप सरपंच ही होंगे, तो 11,664 उप सरपंच हैं। जनपद पंचायत अगर सदस्य देखें, है ना, तो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वो न्यूनतम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 25 हो सकते हैं। इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लोग चुनते हैं, है ना, जनपद पंचायत को। और कितने जनपद पंचायत के सदस्य हैं, तो 2,979। ठीक है, 2,979 ये जनपद पंचायत सदस्य हैं। और जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष ये तो एक ही होता है हमेशा, अध्यक्ष और हमेशा एक ही होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही होता है। जैसे उप सरपंच भी एक ही होता है, सरपंच भी एक ही होता है, पंच तो 10 से 20 हो सकते हैं।
लेकिन जनपद पंचायत के अध्यक्ष एक ही होंगे, उपाध्यक्ष एक ही होंगे, सदस्य 10 से 25 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष का भी इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वही सदस्यों के बीच से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ पे एक ही हो सकते हैं, और टोटल कितने हैं अध्यक्ष? 146 हैं, क्योंकि 146 जनपद पंचायत है तो 146 अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष भी 146 है, कि इसका भी इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अधिकतम एक ही हो सकते हैं, एक जनपद पंचायत में एक ही उपाध्यक्ष हो सकता है। और जिला पंचायत के जो सदस्य की जनसंख्या है ना, वो मिनिमम 10 हो सकती है, मैक्सिमम 35 हो सकती है। देखो, पंच के मामले में 10 से 20 था, फिर उसके बाद में जनपद पंचायत के मामले में 10 से 25 था, और जिला पंचायत के मामले में 10 से 35 हो जाएगा, है ना। इसका भी इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लोग चुनते हैं। और टोटल कितने हैं जिला पंचायत सदस्य? 400 हैं। कितने हैं? 400। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो तो एक ही होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यहाँ पे 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, तो 33 क्या होंगे? जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। वैसे उपाध्यक्ष भी एक ही होगा, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और 33 क्योंकि जिले हैं तो 33 क्या होंगे? जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होंगे। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में वार्ड एवं सदस्य की संख्या, तो क्षेत्र का नाम, न्यूनतम और अधिकतम देखते हैं। तो वार्ड जो ग्राम पंचायत में होता है ना, वहाँ पे ना न्यूनतम ना, मतलब ग्राम पंचायत में क्या होता है? पंच होते हैं, तो पंच की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। और जनपद पंचायत में ना सदस्य की संख्या जो है ना, अधिकतम न्यूनतम 10 हो सकती है और अधिकतम 25 हो सकती है। न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। और जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में ना, ये न्यूनतम 10 हो सकता है और अधिकतम 35 हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम तो सेम है सबका, लेकिन जो अधिकतम है पंच का 20 है, और जनपद पंचायत सदस्य का 25 है, और जिला पंचायत सदस्य का 35 है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में वार्ड एवं सदस्य की संख्या, तो देखो क्षेत्र का नाम और न्यूनतम अधिकतम देखते हैं ना, तो नगर पंचायत जो वार्ड है ना, उसमें न्यूनतम 15 हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं। अधिकतम 40 हो सकते हैं, न्यूनतम 15 हो सकते हैं। और नगर पालिका परिषद में ना वार्ड जो है ना, वो न्यूनतम 15 हो सकते हैं, है ना, न्यूनतम 15 हो सकते हैं। मतलब एक वार्ड में नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो न्यूनतम 15 हो सकते हैं और अधिकतम 40 हो सकते हैं। और नगर पालिका निगम में ना अगर देखें तो कितने हो सकते हैं सदस्य? मैक्सिमम 70 और मिनिमम 40। ठीक है, तो नगर पालिका निगम में, क्योंकि नगर निगम में थोड़ा बड़ा होता है, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे न्यूनतम 40 हो सकता है और अधिकतम 70 हो सकता है। यहाँ पे चेंज है। बाकी नगर पंचायत में 15-40, नगर पालिका में 15-40, और नगर निगम में न्यूनतम 40 और अधिकतम 70। नगर पालिक निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर वार्डों की संख्या अधिकतम 85 होगी। अगर जो जनसंख्या है ना नगर निगम में, अगर वो 10 लाख से अधिक है, तो उनमें जो वार्ड की संख्या जो है ना अधिकतम 85 होगी। यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे बोला था मैक्सिमम 70 होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 10 लाख से अगर अधिक होगा तो एक्सेप्शन लिया जा सकता है और अधिकतम 85 रखा जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट है पंचायत पदाधिकारी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिला पंचायत के जो पदाधिकारी है ना, वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है। जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है। और जो राजनैतिक प्रमुख होता है ना, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को वो सब सदस्य मिलकर चुनते हैं, तो अध्यक्ष उसका क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। और प्रशासनिक प्रमुख जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है। जनपद पंचायत में ना मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख उसका भी जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का जो है ना, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख ना ग्राम पंचायत सचिव होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव होगा। और राजनीतिक प्रमुख ना सरपंच होगा। क्या होगा? सरपंच होगा गांव का प्रमुख। नेक्स्ट है चुनाव मत पत्र का रंग, कलर ऑफ बैलेट पेपर। ठीक है, तो देखो पंच के लिए ना सफ़ेद होता है, पंच के लिए मत का पत्र क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, तो पंच सबसे पहले सफ़ेद कलर आएगा, तो ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले सफ़ेद होगा पंच का कलर। और सरपंच का क्या होगा? सरपंच का नीला कलर होगा। मतपत्र का जो रंग है ना सरपंच का, वो नीला होगा, सफ़ेद नीला। फिर उसके बाद ये जनपद पंचायत के जो सदस्य है ना, उसका पीला होगा, जनपद पंचायत सदस्य का पीला होगा। और जिला पंचायत सदस्य का ना गुलाबी होगा। क्या होगा? जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी होगा। तो सबसे पहले सफ़ेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत सदस्य का पीला, और जिला पंचायत का गुलाबी।
इन मतपत्रों का रंग स्थायी नहीं है, मतलब कि इन रंगों को चेंज किया जा सकता है, ये मतपत्र के रंग को, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपके पास आए अगर ऐसा क्वेश्चन, तो आपको यही आंसर लगाना है। लेकिन स्थायी नहीं है मतलब इन लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति, तो इनको पद से कौन मुक्त करता है? तो अविश्वास प्रस्ताव किन किन के लिए आता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, वो आता है सरपंच और उप सरपंच के लिए, ठीक है, सरपंच और उप सरपंच के लिए, और जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, है ना, और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। तो आप ऐसा मान सकते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो चुन के आए हैं लोग, उनके लिए होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है सरपंच। सरपंच जो है ना, उस वो डायरेक्ट इलेक्शन होके आता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो सरपंच और उप सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव आता है, पंच के लिए नहीं आ सकता। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसके सदस्य के लिए नहीं आ सकता। और जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है, उनके सदस्य के लिए नहीं लाया जा सकता। तो देखो धारा ना 21 में दिया है, कितने कितने का गैप है यहाँ पे, 7 के पहाड़े में आता है, 7 या 21, ठीक है, 7 चौका 28, 7 पचे 35। तो यहाँ पे धारा 21 में ना अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच का दिया हुआ है। धारा 28 में ना अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दिया हुआ है। और धारा 35 में ना जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दिया है। तो इसका 7 का आंकड़ा आप याद रखिएगा, है ना, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अब रिकॉल देखते हैं। तो रिकॉल जो होता है ना, मतलब वापस बुलाना, है ना, किसी को पदच्युत कर चुके हैं उसके बाद में उसको वापस कर बुलाना। तो वापस जो बुलाने का काम होता है वो कौन से धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 21 का के अंतर्गत होता है। 21 में तो सरपंच और उप सरपंच थे, अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब जो रिकॉल का प्रोसेस होता है वो सिर्फ तो सिर्फ गाँव के लेवल पे होता है ना, गाँव के लेवल पे ही होता है सरपंच और उप सरपंच के लिए। निलंबन जो है ना, निलंबन वो धारा 39 में दिया हुआ है, ठीक है, धारा 39 में निलंबन दिया हुआ है। कैसे याद रखेंगे? निलंबन निलंबन, ठीक है, तो 39, ठीक है, 39 निलंबन, थोड़ा सा ऐसे करके भी याद रखिएगा, निलंबन 39, दोनों को बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। और रिकॉल क्या है? धारा 21 का में है। और हटाना जो है ना, तो हटाना ना धारा 40 में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे कि 40 चोर को हटा दिया गया, ठीक है, तो इस तरीके से धारा 40 में हटाना दिया हुआ है। उसके बाद में पंचायत पदाधिकारियों का द्वारा त्याग पत्र जो है ना, त्याग पत्र मतलब छोड़ दिया, वो खुद से छोड़ दिया, तो धारा 37 में दिया है, ठीक है, खुद से छोड़ दिया, वो धारा 37 में दिया हुआ है। और हटाना अली बाबा के 40 चोर को हटाना, तो धारा 40 में दिया हुआ है ना। और निलंबन धारा 39 में, रिकॉल धारा 21 का में, और अविश्वास प्रस्ताव 21, 28, 35। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता। तो अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच या उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो उसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी करता है, जो कि राजस्व का होना चाहिए, राजस्व हो सकता है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी जो है ना, वो सरपंच या उप सरपंच के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आए तो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। और जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आए तो डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी करता है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी करता है इसकी अध्यक्षता। और जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए लाया गया ना, तो कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर करता है इसकी अध्यक्षता, ठीक है। तो सरपंच या उप सरपंच के लिए नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए डिप्टी कलेक्टर, है ना, डिप्टी कलेक्टर ये CGPSC से चुना जाता है ना, और ये भी CGPSC से, लेकिन कलेक्टर जो है वो CGPSC से नहीं, वो UPSC से चुना जाता है, ठीक है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जो लिए जो लाया जाता है ना, उसकी जो अध्यक्षता है ना, वो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर करता है। अतिरिक्त कलेक्टर मतलब कि उसी के पावर का अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की अपील। अब अपील कहाँ पे करनी है अविश्वास प्रस्ताव की? तो सरपंच या उप सरपंच के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ना, तो उसको 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करना पड़ेगा, ठीक है, 7 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील करना पड़ेगा, हाँ, कि इसके प्रति लाना है ऐसा करके। अंतिम निर्णय 30 दिन के भीतर दिया जाएगा, ठीक है। सरपंच या उप सरपंच के प्रति अगर लाया जा रहा है तो अंतिम निर्णय 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। और 7 दिनों के भीतर मतलब अपील करने का उसको मौका मिलता है ना, कि आप अपील कर सकते हैं मेरे लिए क्यों लाया गया, या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए, तो कलेक्टर को अपील करना पड़ेगा, क्योंकि अपने से ऊपर वाले अधिकारी को कभी भी वो अपील करेगा तो 7 दिनों के भीतर वो कलेक्टर को अपील करेगा, ठीक है, सरपंच या उप सरपंच।
और जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अगर लाया गया है ना अविश्वास प्रस्ताव, ये धारा कितने में है? 28 में है। और ये धारा किस में है? धारा 21 में है। और ये कितने में है? धारा 35 में है। ठीक है, तो ना जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति लाया जा रहा है ना, तो 10 दिनों के भीतर अपील करेगा वो पर्सन। संचालक पंचायत को अपील करेगा। किसको करेगा? संचालक पंचायत को अपील करेगा। कभी भी अपील करते हैं तो अपने से ऊपर वाले पर्सन को किया जाता है, तो संचालक पंचायत को अपील करेगा। अंतिम निर्णय यहाँ पे भी 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ना, तो 15 दिनों के भीतर अपील किया जाएगा। राज्य सरकार को अपील करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे? राज्य सरकार को अपील करेंगे। और अंतिम निर्णय 45 दिन के भीतर होगा। कितना होगा? 45 दिन के भीतर होगा अंतिम निर्णय। ठीक है, तो सरपंच उप सरपंच के लिए कलेक्टर को अपील करेंगे 7 दिनों के भीतर। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 10 दिनों के भीतर अपील करेंगे। संचालक पंचायत को अपील करेंगे, अंतिम निर्णय 30 दिन में। और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 15 दिनों के अंदर अपील करना है। राज्य सरकार को अपील करा जाएगा और अंतिम निर्णय 45 दिन के भीतर होगा। किसी पंचायत के पदाधिकारी को उसके पद से निलंबन हेतु अधिकृत पदाधिकारी, तो निलंबन कौन से धारा में दिया हुआ था? धारा 39 में दिया हुआ था। कौन से? 39 में। ऐसे धीरे धीरे हम लोग पूरे धारा को याद करते जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा धारा था। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो धारा 39 में ना निलंबन दिया हुआ है। निलंबन मतलब क्या होता है? निलंबन मतलब हटाना नहीं होता। निलंबन मतलब होता है कि कुछ समय के लिए अगर उनके ऊपर क्या चल रहा है, कुछ कार्यवाही चल रहा है, तो कार्यवाही चल रहा है तो उनका अगर पावर को सेम रखा जाएगा तो वो कुछ अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए उसको पावर को मिसयूज़ ना करे या फिर यूज़ ना करे अपने खिलाफ अपने लिए, तो इसलिए उसको निलंबित कर दिया जाता है ना। तो निलंबन जो है ना, ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच एवं पंच को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुविभागीय अधिकारी या राजस्व के द्वारा। ठीक है, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य को निलंबित किया जा सकता है तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। ठीक है, ये निलंबित कर सकते हैं। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। कलेक्टर को विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो निलंबित हेतु अधिकृत जो प्राधिकारी जो है ना, वो कौन होगा? ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच और पंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी होगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर होगा। और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए ना कलेक्टर विधित प्राधिकारी के द्वारा रूप में कार्य करेगा। दोनों में कलेक्टर कलेक्टर है। किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाने हेतु अधिकृत प्राधिकारी कौन कौन से हैं? मतलब पद से हटाना है तो कौन अधिकारी हटा सकता है? तो ग्राम पंचायत के अगर पदाधिकारियों को ना, है ना, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ठीक है, वो हटा सकता है। अधिकृत प्राधिकारी वो पदाधिकारी हटा सकता है। जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर हटा सकता है। और जिला पंचायत के पदाधिकारियों को ना संचालक पंचायत हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संचालक पंचायत हटा सकता है। तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत। पंचायत पदाधिकारियों का त्याग पत्र। ठीक है, तो सरपंच व उप सरपंच का त्याग पत्र जो होगा ना, किसको दिया जाएगा? तो सरपंच व उप सरपंच जो है ना त्याग पत्र देंगे जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण। किसको? जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को देगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को देखेंगे। देखो अब यहाँ पे आ गया कि पंच किसको देंगे, तो पंच तो सरपंच को देंगे अपना त्याग पत्र। और यहाँ के जो सदस्य हैं जनपद पंचायत के, वो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे त्याग पत्र अपना। लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको दें? तो वो कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को देंगे। और जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। ठीक है, और जनपद पंचायत के जो सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को देंगे। और सरपंच और उप सरपंच जिला संयुक्त संचालक उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को देंगे। पंच सरपंच को त्याग पत्र सौंपेंगे, है ना, अभी जैसे मैंने बताया वैसे। और जनपद पंचायत के सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद पंचायत अध्यक्ष को सौंपेंगे। और जिला पंचायत सदस्य ने अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन अनुच्छेद 243 के तहत। तो किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। मतलब इलेक्शन कैसे हो रहा है उसको याचिका पेश कर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो न्यायालय हस्तक्षेप इसमें है, ये 243 में दिया हुआ है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा इलेक्शन में। तो ग्राम पंचायत के मामले में ना
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस तरीके से हटाया गया या फिर क्या भी चीज़ है। तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को किया जाएगा। जनपद पंचायत के मामले में क्वेश्चन किया जाएगा कलेक्टर को। और जिला पंचायत के मामले में ना क्वेश्चन किया जाएगा संचालक पंचायत को, डायरेक्टर पंचायत को किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचायत को विघटित करने की शक्ति, ठीक है, तो विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार या विहित पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत के अधीन कानूनों व कर्तव्यों का व्यतिक्रमण कर रहा हो या दुरुपयोग कर रहा हो या सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं मान रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा? पंचायत को विघटित कर दिया जाएगा। पुनः यथोचित जांच कराकर, तब भी उसका जांच कराया जाएगा, क्या कारण है, आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये सत्य है। उसके बाद में पंचायत को विघटित किया जा सकता है, किंतु इस हेतु निम्नलिखित विहित प्राधिकारी अधिकृत हैं, ठीक है। तो विघटित करने के लिए किसके पास शक्ति है? तो ग्राम पंचायत के मामले में ना, अब देखो ग्राम पंचायत में राजस्व अधिकारी था, है ना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सब देखता था, लेकिन यहाँ पे विघटित संचालक पंचायत कर सकता है। कौन कर सकता है? विघटित संचालक पंचायत कर सकता है। जनपद पंचायत को भी संचालक पंचायत विघटित कर सकता है और जिला पंचायत को भी संचालक पंचायत कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? ग्राम पंचायत को संचालक पंचायत, जनपद को संचालक पंचायत और जिला को भी संचालक पंचायत। यहाँ पे सेम है। पंचायत को आदेश देने की शक्ति, तो ग्राम पंचायत को कौन आदेश देगा? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर देगा ना, आदेश देगा। इससे एक ऊपर वाला देता है आदेश, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर देगा। जनपद पंचायत को ना कलेक्टर देगा और जिला पंचायत को ना संचालक पंचायत देगा, ठीक है। जिला पंचायत को संचालक पंचायत आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है आदेशों व कार्यवाही के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण, ठीक है। कार्यवाही के विरुद्ध जो होगा ना, अपील किसको किया जाएगा और पुनरीक्षण कौन करेगा, फिर से देखने में क्या। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेश या उनके द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन ना, मतलब फिर से परीक्षण करो, पुनरीक्षण। तो अपील या फिर पुनरीक्षण का आवेदन राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्राधिकृत प्राधिकारी को दिया गया है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के मामले में ना अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया है, इसको दिया गया है, अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया है पुनरीक्षण, फिर से परीक्षण और अपील का सुनवाई का कार्य, ठीक है। और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को दिया गया है और जिला पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को दिया गया है, ठीक है। संभाग का जो आयुक्त होगा ना, उसको दिया गया है पुनरीक्षण का काम, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट है विवादों का विनिश्चय। विवादों का विनिश्चय कौन करेगा? तो अगर दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच अगर विवाद हो गया तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा करा जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पंचायतों के बीच हुआ है तब भी राज्य सरकार कर रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार करेगा। दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच अगर प्रॉब्लम हो गया तो राज्य सरकार के द्वारा करा जाएगा। और पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अगर बीच हो गया, मतलब अगर एक पंचायत है और अन्य स्थानीय जो प्राधिकारी है उनके बीच अगर प्रॉब्लम हो गया, विवाद हो गया, तो राज्य सरकार के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे भी राज्य सरकार। और पंचायत और छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड क्या होता है? जहाँ पे पुलिस रहते हैं ना, उसको छावनी बोर्ड कहा जाता है। तो पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच अगर विवाद हो गया ना, तो राज्य सरकार का भी निश्चय होगा जो केंद्र सरकार के अनुमोदनाधीन होगा। मतलब कि राज्य सरकार विनिश्चय करेगा लेकिन केंद्र उसको अनुमोदित करेगा, ठीक है। तो पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में होगा तो राज्य सरकार का विनिश्चय जो केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा। पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच हो तो राज्य सरकार करेगा। दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच हो तो राज्य सरकार के द्वारा करेगा। यदि दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो इसका विनिश्चय संयुक्त सम्मेलन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो तो इसका संयुक्त सम्मेलन के द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक। तो लोक सेवक कौन होगा पंचायत संस्थानों में? तो ग्राम पंचायत में ना, ग्राम पंचायत में होता कौन है? सरपंच, उप सरपंच और पंच होते हैं, मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। तो उसका जो लोक सेवक है, लोक सेवक मतलब कि जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया हो या फिर जो एग्ज़ाम दिला के आया हो वहाँ की, तो सचिव होगा, ठीक है। सरपंच ग्राम पंचायत के मामले में सचिव होगा, लेकिन लोक सेवक देखो गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी वो सचिव होगा, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्शन होके आया वो भी क्या होगा? ग्राम पंचायत में लोक सेवक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लोक सेवक कौन होगा? तो लोक सेवक ना सरपंच, उप सरपंच, पंच भी होगा, सचिव भी होगा, जहाँ पे वो वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं,
जो इलेक्शन होके आए हैं और साथ ही साथ में एग्ज़ाम दिला के भी आए हैं, वो सब लोक सेवक होंगे। ठीक है। उसके बाद में जनपद पंचायत के मामले में सदस्य होंगे, जनपद पंचायत सदस्य, फिर जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे, फिर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष होंगे, ये सब लोक सेवक होंगे। और साथ ही साथ में मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी है ना, वो भी लोक सेवक ही कहा जाएगा। और जिला पंचायत के मामले में ना, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी जो होते हैं, इसको सीईओ बोलते हैं, हमने पढ़ा है आगे। ठीक है, सीईओ जो होता है ना, वो भी क्या होगा, वो भी लोक सेवक होगा। तो ये सब के सब को क्या कौन होंगे, लोक सेवक होंगे। ये सब लोक सेवक कहलाते हैं। पंचायत के पदाधिकारियों पर नियंत्रण। ठीक है, तो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, एसडीएम या एसडीओपी करता है। नियंत्रण का जो अधिकारी है वो कौन है, एसडीएम या एसडीओपी होता है। उसके बाद में अपील किसके पास किया जाएगा, क्योंकि अपील हमेशा थोड़े से अपने से ऊपर लेवल में किया जाता है, तो कलेक्टर को अपील करेगा। कलेक्टर जनपद पंचायत में अधिकतर देख रहा था, लेकिन ग्राम पंचायत के मामले में अगर कोई वो होगा तो अपील का जो अधिकारी होगा ना, जिसके पास अपील किया जा सकता है, वो कलेक्टर होगा, कलेक्टर के पास अपील करेंगे। और नियंत्रण के जो अधिकारी होंगे वो एसडीएम होगा और एसडीओपी होगा। जनपद पंचायत के मामले में एक कलेक्टर नियंत्रण अधिकारी होता है, लेकिन जो संचालक पंचायत जो कि जिला का देखता है ज़्यादातर, वो कौन होगा, वो अपीली अधिकारी होगा। जनपद पंचायत में कोई प्रॉब्लम होता है तो संचालक पंचायत को अपील किया जा सकता है, और जिला पंचायत में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो राज्य शासन को अपील किया जा सकता है। किसको, राज्य शासन को। लेकिन यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी हमको पता है संचालक पंचायत। जिला पंचायत में संचालक पंचायत होता है, जनपद में कलेक्टर होता है, और ग्राम पंचायत में एसडीएम या एसडीओपी होता है। और जो अपील करेंगे एक से ऊपर, एक लेवल ऊपर करेंगे, है ना। तो जिला पंचायत में एक लेवल ऊपर कौन होगा, राज्य शासन होगा, छत्तीसगढ़ शासन। पंचायत की सामान्य बैठक, तो ठीक है, तो सामान्य बैठक कैसे होते हैं, तो ग्राम सभा में ना 1 वर्ष में 6 बार बैठक हो सकता है। ठीक है, 1 वर्ष में 6 बार बैठक हो सकता है, और 3 माह में 1 बार हो। ठीक है, कम से कम मिनिमम 3 माह में 1 बार बैठक होना चाहिए, मिनिमम है ये, है ना। और 1 वर्ष में 6 बार बैठक हो। ग्राम पंचायत में ना प्रत्येक माह 1 बार बैठक होता है। ये ग्राम सभा था, लेकिन ग्राम पंचायत में प्रत्येक महीने में 1 बार बैठक होना चाहिए। यहाँ पे 3 महीने में भी 1 बार करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत में यहाँ पे 1 बार होना चाहिए। और जनपद पंचायत में हर महीने 1 बार होना चाहिए, और जिला पंचायत में भी हर महीने 1 बार होना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में तीनों का महीने में 1 बार ही है, लेकिन ग्राम सभा में 1 वर्ष में 6 बार या फिर 3 महीने में 1 बार तो मिनिमम होना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पंचायतों के बैठक बुलाना। बैठक बुलाता कौन है, तो पहली बैठक जो है ना, वो कौन बुलाता है, सचिव बुलाता है। ठीक है, गांव की जो पहली बैठक है गांव का, तो सचिव बुलाता है। ठीक है, सामान्य बैठक सरपंच बुलाता है। ठीक है, और वार्षिक बैठक भी सरपंच बुलाता है। सामान्य बैठक जो महीने में 1 बार होता है उसको सरपंच बुलाता है, और पहली बैठक को सचिव बुलाता है। और अगर विशेष बैठक है, ठीक है, विशेष बैठक है तो जिला कलेक्टर बुलाता है। ठीक है, जिला कलेक्टर बुलाता है। और जनपद के मामले में ना सीईओ बुलाता है पहली बैठक, क्योंकि पहली बैठक हमेशा कौन बुलाता है, वहाँ पे जो सेवक है जो एग्ज़ाम पास करके आया है। ठीक है, वैसे सेवक तो सबको बोला जाता है, बट जो एग्ज़ाम पास करके आया है वो बुलाता है। और जिला में भी पहली बैठक सीईओ बुलाता है। ठीक है, 7 दिन पूर्व सूचना देना होता है यहाँ पे, और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करके इसको बताया जाता है। स्थलों पर चस्पा करते हैं और फिर बता दिया जाता है कि बैठक है करके। सामान्य बैठक जो है ना, उसको ना सरपंच बुलाता है महीने में 1 बार, और यहाँ पे जनपद के मामले में अध्यक्ष बुलाता है, और जिला के मामले में भी अध्यक्ष बुलाता है। यहाँ पे भी 7 दिन पहले बताना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के द्वारा ना, प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताना रहेगा। वार्षिक बैठक जो है ना, ग्राम में तो सरपंच बुलाता है, और जनपद में भी अध्यक्ष बुलाता है। ठीक है, वार्षिक बैठक भी अध्यक्ष बुलाता है, और जिला में भी अध्यक्ष ही बुलाता है। यहाँ पे भी 7 दिन पहले ही सूचना देना पड़ता है, और यहाँ पे डोंडी पिटवाकर
बताया जाता है कि बैठक होने वाली है, वार्षिक बैठक। और जो विशेष बैठक है ना, कहीं पे भी विशेष बैठक है तो वहाँ पे 3 दिन पूर्व सूचना दे के बुलाया जाता है। विशेष बैठक थोड़ा इमरजेंसी का सिचुएशन होगा, कुछ काम होगा, तो वहाँ पे 3 दिन पूर्व सूचना दे के बुलाया जाता है। और यहाँ पे जिला कलेक्टर बुलाता है, जिला में जिला कलेक्टर बुलाता है, और जनपद में जिला कलेक्टर बुलाता है, और गांव के लेवल पे भी जिला कलेक्टर बुलाता है। तो तीनों लेवल पे विशेष बैठक जो है ना वो जिला कलेक्टर बुला सकता है, ठीक है। या फिर 50% सदस्य बोलते हैं कि बुलाना ज़रूरी है, तब भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पे ग्राम के मामले में भी अगर 50% लोग बोलते हैं कि ज़रूरी है करके, तब बुलाया जा सकता है। जनपद के मामले में 50% लोग बोलते हैं, हाफ मतलब 50%। जिला में भी 50% लोग बोलते हैं तो बुलाया जा सकता है। 3 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। कोरम या गढ़पूर्ति देखिए ना, तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राम पंचायत में ना, ग्राम पंचायत में सबसे पहले सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में ना कुल सदस्यों का 1/10 होता है। 1/10 मतलब टोटल 100 लोग हैं, तो उसमें से मिनिमम 10 लोग उपस्थित होने चाहिए ग्राम सभा में, ठीक है। गढ़पूर्ति के लिए मतलब चर्चा के लिए 10 लोग होना ही चाहिए। और ग्राम पंचायत में ना, अब इससे लेवल थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। पंचों का समूह होता है। तो कुल पंच है ना, क्योंकि ग्राम पंचायत तो पंच से मिलके बनता है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। तो कुल पंचों का ना 1/2 मतलब 50%। अगर 50% 100 है तो 50 अगर पंच आ जाते हैं तो वहाँ पे कोरम गढ़पूर्ति पूरी हो जाती है। जनपद पंचायत के मामले में 33%, 1/3 मतलब 33.33% है ना। तो कुल सदस्यों का अगर 33.33% लोग आ गए तो यहाँ पे कोरम गढ़पूर्ति हो जाती है। और जिला पंचायत में भी सेम है, कुल सदस्यों का 1/3 मतलब 33.33%, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोरम है, ये कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम सभा का 1/10, ग्राम पंचायत का 1/2, ये 50%, जनपद पंचायत का 1/3, जिला पंचायत का भी 1/3। प्रत्येक ग्राम सभा की गढ़पूर्ति में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। आप देखिए जितने भी लोग आए, सपोज 35 लोग आए, तो उसमें से जितने लोग आए उसमें से 1/3 महिला होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज जितने भी थे उसमें से होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से बोला जा रहा है, नहीं, जितने हैं उनमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है ना, इलेक्शन के टाइम में, चुनाव में, पंचायत के चुनाव में। तो कौन कौन से अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? तो निर्वाचन अभिकर्ता, ठीक है, इलेक्शन एजेंट, मतदान अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट, और मतगणना अभिकर्ता, ये काउंटिंग एजेंट। मतगणना ये गणना करता है, ठीक है, वोट कितने पड़े हैं, मतगणना स्थल पर ये होता है। मतदान अभिकर्ता जो है ना, पोलिंग एजेंट, ये मतदान स्थल पर होता है। और निर्वाचन अभिकर्ता ना, इलेक्शन एजेंट, वो शिविर में पर्ची बांटने का काम करता है। क्या करता है? शिविर में पर्ची बांटने का काम करता है निर्वाचन अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता, ठीक है। निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो कौन कौन सी की नहीं की जा सकती? लेखा अभिकर्ता, अकाउंट्स एजेंट, प्रचार अभिकर्ता, कन्वेंसिंग एजेंट, और मुख्य अभिकर्ता, चीफ एजेंट की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसकी की जा सकती है ये याद कर लीजिए आप, बाकी सब जो भी आए उसका नहीं किया जा सकता। निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता की नहीं नियुक्ति की जा सकती, मतलब इसी की बस की जाती है, बाकी इनकी नहीं की जाती। निर्वाचन, मतगणना और मतदान और मतगणना की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है वापस बुलाना, रिकॉल, ठीक है। तो पंचायती राज में ना वापस रिकॉल जो है वो सरपंच और पंच के प्रति ही होता है, वापस बुलाने का, है ना। तो ये धारा 21 में लिखा, 21 का में लिखा हुआ है रिकॉल का, है ना, रिकॉल 21 का। उसके बाद नगरीय निकाय में ना, नगर निगम के मेयर, या मेयर मतलब महापौर होता है, नगर निगम का मेयर मतलब महापौर होता है। तो नगर निगम के ना मेयर को बुलाया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को किया जा सकता है, नगर पंचायत के अध्यक्ष को किया जा सकता है। नगरीय निकाय में नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर या महापौर को रिकॉल किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। और पंचायत में सरपंच और पंच को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन उप सरपंच को वापस नहीं बुलाया जा सकता, ठीक। अब कौन कौन लोग एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? तो एक पंच और सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर सेम पोस्ट है तो वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर ऊपर नीचे है तो वहाँ पे लड़ा जा सकता है। जैसे पंच सरपंच लड़ सकता है, पंच और सरपंच पोस्ट के लिए लड़ सकता है, और सरपंच
जनपद जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में लड़ सकता है। उसके बाद में जनपद पंचायत का है तो वो जिला के लिए दोनों को एक साथ लड़ सकता है। लेकिन एक दो गांव से सरपंच पद के लिए नहीं लड़ा जा सकता, ऐसा है। और एक गांव से दो पंच के पद के लिए नहीं लड़ा जा सकता, तो सेम नहीं लड़ा जा सकता, डिफरेंट लड़ा जा सकता है। तो एक पंच और सरपंच का है अगर, है ना, तो लड़ा जा सकता है। एक पंच और जनपद पंचायत सदस्य का है तो लड़ा जा सकता है। एक पंच और जिला पंचायत सदस्य का है तो लड़ा जा सकता है। मतलब एक पर्सन लड़ सकता है। एक सरपंच के पोस्ट में, एक जिला जनपद पंचायत के सदस्य के पोस्ट में वो पर्सन लड़ सकता है। सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के पोस्ट में वो लड़ सकता है, और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वो लड़ सकता है। ठीक है, सदस्य का ही तो चुनाव होता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक साथ चुनाव कहाँ नहीं लड़ सकता? दो ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता। एक ग्राम पंचायत के दो वार्ड से नहीं चुनाव लड़ सकते। दो निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव पद्धति देखते हैं। चुनाव पद्धति तो प्रत्यक्ष चुनाव जब किसी पंचायत पदाधिकारी चुनाव में जनता को सीधे तौर पर मतदान करती है तो ऐसी चुनाव प्रक्रिया को प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव कहा जाता है जहाँ पे लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। तो कौन कौन के लिए? सरपंच और पंच के लिए लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। उप सरपंच के लिए वो पंचों में से चुना जाता है। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग चुनते हैं। और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ कहाँ होता है? जब किसी पंचायत पदाधिकारी चुनाव में जनता से सीधे तौर पर मतदान न करके उनके द्वारा चयनित जनप्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुना है उन्हीं के थ्रू अगर किसी को चुना जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा किया जाता है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उनमें से सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से किया जाता है। छत्तीसगढ़ की नगरीय निकाय व्यवस्था में चुनाव पद्धति अगर देखें तो नगर पंचायत में ना जो प्रत्यक्ष चुनाव है ना, नगर पंचायत में ना अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव ना प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, नगरीय निकाय में नगर प्रत्यक्ष चुनाव ना अध्यक्ष और पार्षद का होता है नगर पंचायत में। ठीक है, उसके बाद में नगर पालिका में ना अध्यक्ष और पार्षद का होता है। ठीक है, नगर निगम में भी महापौर और पार्षद का चुनाव डायरेक्ट लोग चुनते हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षद का, नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद का, और नगर निगम में महापौर और पार्षद का चुनाव डायरेक्ट होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? नगर पंचायत में उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नगर पालिका में उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नगर निगम में सभापति का जो चुनाव है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो नगर निगम में सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष, नगर पालिका में उपाध्यक्ष का, और नगर पंचायत में भी उपाध्यक्ष का। बाकी अध्यक्ष और पार्षद यहाँ पे इलेक्शन लड़के आते हैं। न्यूनतम उम्र अगर देखें तो मतदान की ना उम्र 21 वर्ष है, लेकिन पंचायत निर्वाचन का अगर वो उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर पंच के लिए लड़ रहा है, सरपंच के लिए लड़ रहा है, कहीं पे भी लड़ रहा है, 21 वर्ष होनी चाहिए। नगरीय निकाय हेतु पार्षद पद हेतु 21 वर्ष है। ठीक है, और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए ना कितना है? नगर पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, तो इसका एज 25 वर्ष है। नगर पालिका का अध्यक्ष है ना, तो उसका भी एज 25 वर्ष होना चाहिए। और नगर निगम का जो महापौर है उसका भी एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और आपको तो पता है विधानसभा और लोकसभा का अगर है इलेक्शन हो रहा है तो न्यूनतम एज 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद और राज्यसभा में भी क्योंकि परिषद और राज्यसभा तो उच्च सदन कहलाते हैं, तो इसका इस एज 30 साल होना चाहिए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो एज है वो मिनिमम 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोहरी भूमिका ग्रहण करने वाले पंचायत पदाधिकारी। कौन कौन से पंचायत पदाधिकारी जो दोहरी भूमिका निभाते हैं? तो निम्नलिखित पदाधिकारी 2 पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज स्तर में ना उप सरपंच किसका दोहरी भूमिका निभाता है? पंच और उप सरपंच के रूप में कार्य करता है वो, है ना। एक तो पहले बात पंच के रूप में चुना गया था तो उसको उप सरपंच बना दिए, तो उप सरपंच के रूप में भी कार्य करता है और पंच के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं कि अपने पंच का जो पोस्ट है उसको छोड़ देता है। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष वो सदस्य और अध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करता है ना। और जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो सदस्य और अध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करता है। और जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष है वो सदस्य और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करता है।
ठीक है। नगरीय निकाय स्तर में क्या क्या होता है, तो नगर पंचायत का जो उपाध्यक्ष है ना, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष तो पार्षद एवं उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष पार्षद के रूप में तो कार्य करता है, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। और नगर पालिका परिषद का अगर उपाध्यक्ष है ना, तो वो पार्षद और उपाध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव होता है, महापौर का भी चुनाव होता है, ठीक है, और पार्षद का चुनाव होता है वहाँ पे नगरीय निकाय में। इनमें से अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो दोहरी भूमिका कौन निभाता है, उप सरपंच, एक पंच और उप सरपंच के रूप में। उसके बाद में अध्यक्ष करते हैं क्या, कौन कौन करते हैं, जनपद पंचायत के जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी करते हैं, दोहरी भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ में जिला पंचायत के अध्यक्ष करते हैं क्या, करते हैं, नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष करते हैं क्या, अध्यक्ष करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं। और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है ना, वो नहीं करते, क्योंकि इनका चुनाव होता है। ठीक है, नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हो रहे हैं, इनका भी चुनाव होता है, तो ये भी नहीं दोहरी भूमिका निभाते। उप सरपंच निभाते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष निभाते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष निभाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे है, तो बी में है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में कौन दो पद धारण करता है, तो दो पद कौन धारण करता है, दो पद धारण करता है उप सरपंच, है ना, उसके बाद में जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उसके बाद में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो ये दोहरी भूमिका धारण करते हैं, लेकिन सरपंच धारण करता है क्या, नहीं, सरपंच धारण नहीं करता। इनमें से कौन कौन से एक से अधिक पद धारण करते हैं, तो कौन कौन करते हैं, यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष करते हैं क्या, हाँ करते हैं। उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष करते हैं क्या, हाँ करते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच करते हैं क्या, नहीं करते हैं। और ग्राम पंचायत के उप सरपंच करते हैं क्या, हाँ करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, पहला सबके साथ लगा दिया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन विलोपित हो गया। ठीक है, ग्यारह पंचायतों का निगमन क्या है, कॉर्पोरेशन ऑफ पंचायत, निगमित निकाय है। पंचायत क्या है, निगमित निकाय। निगमित निकाय का मतलब क्या होता है, निगमित निकाय का मतलब होता है जिसमें इलेक्शन कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी है, वहाँ पे होते रहते हैं। लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होती है। ठीक है, सामूहिक होती है और उनकी मान्यता वैधानिक होती है। ठीक है, संविधान से मान्यता मिला हुआ है और सामूहिक इनका उत्तरदायी होता है। इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के समूह को निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है और इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज में क्या आते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब के सब निगमित निकाय है। ठीक है, वैधानिक मान्यता है और एक सामूहिक रूप से इनकी पहचान होती है। नगरीय निकाय, नगर पंचायत छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 18 के तहत निगमित निकाय है। नगर पालिका परिषद छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 18 के तहत, और नगर पालिक निगम ये भी, ठीक है, निगमित निकाय है। प्रत्येक पंचायत एक निगमित निकाय होगा। निगमित निकाय होगा प्रत्येक पंचायत एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, है ना। पंचायत का उत्तराधिकारी कौन होता है, सरपंच होता है। और प्रत्येक पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, सामान्य मुद्रा होगी। वे उक्त नाम से वाद चलाएंगी, क्या करेंगी, वाद चलाएंगी सरपंच उसके नाम से, तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाए जाएंगे। उन्हें जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व अंतरित करने मतलब कि जंगम जो परमानेंट, ठीक है, तो वो धारण कर सकेंगे, अर्जित कर सकेंगे और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो आप देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पंचायतों के निगमन के विषय में सही क्या है, तो जिला पंचायत एक निगमित निकाय है, सही है। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो है। जिला पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, तो ये तो सही है। उसके बाद में जनपद पंचायत एक शाश्वत उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद में जिला पंचायत की सामान्य मुद्रा होगी, हाँ होगी, पांचवा सही है। और ग्राम पंचायत की एक समान मुद्रा नहीं होगी, तो ये तो गलत है।
ठीक है, तो कौन सा सही है? पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी है? ठीक है, तो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तो सब किस सब है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस लास्ट पेज बचा है, फिर उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्हित हो जाने पर भी पंचायत पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए शास्ति, दंड या जुर्माना क्या है? ठीक है, मतलब अगर तुम निरहित हो, ठीक है, मतलब कि तुम उसके लायक नहीं हो, तो भी तुम वहाँ पे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, तो तुम जुर्माना लगेगा तुम पे। यदि पंचायत में कोई पदाधिकारी अयोग्य घोषित हो जाता है कि तुम इसके योग्य नहीं हो, फिर भी वो बैठक में भाग लेता है और मत देता है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। वो भाग तो ले सकता है लेकिन उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पंच अगर निर्हित हो जाता है और वो बैठता है, भाग लेता है, वोट देता है, तो उसको 50 रुपये देना पड़ेगा प्रति बैठक के लिए। सरपंच तथा उप सरपंच को 100 रुपये देना पड़ेगा। जनपद पंचायत सदस्य को 50 रुपये देना पड़ेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 100 रुपये देना पड़ेगा और जिला पंचायत सदस्य को 50 रुपये। देखो यहाँ पे जो हेड है ना, सरपंच उप सरपंच, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 100 रुपया, है ना। और वहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है जनपद में, और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 100 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन सदस्य को 50 रुपये देना पड़ रहा है। वैसे ही जनपद पंचायत के सदस्य को, वैसे ही जिला पंचायत के सदस्य को। और गाँव के लेवल में तो सदस्य पंच ही होते हैं ना, है ना, तो उनको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र में जिलाधीश प्रति उत्तरदायी रहता है। प्रशासनिक तंत्र में जिलाधीश क्या होता है? उत्तरदायी रहता है। निम्न में से क्या सही है? ये क्वेश्चन है, एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। अब ये देखो पंचायत का सदस्य है, तो इसको 50 रुपये सही है। अब पंचायत का सदस्य मतलब पंच, ठीक है। उसके बाद में एक पंचायत सदस्य जानता है कि वो पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन उसे 200 रुपये का दंड दिया जाएगा, तो गलत है। 100 रुपये है, मतलब 50 रुपये है। एक सरपंच जानता है कि वो पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 500 रुपये का दंड देना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। उसके अन्य एक सरपंच जानता है वो पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड देना पड़ेगा, तो हाँ ये सही है। उसके अन्य एक उप सरपंच जानता है कि वो पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, ठीक है, उप सरपंच, फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 500 रुपये का दंड दिया जाएगा, तो ये तो गलत है, 100 रुपये था। एक उप सरपंच जानता है कि वो पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है और फिर भी वो बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो छठवां सही है, चौथा सही है, पहला सही है। कहाँ पे है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, तो आज हमारा हरिराम पटेल का ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट तक अगर आपने देखा है तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।